नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पूरी दुनिया की, पूरी देश की नजर इस वक्त ईरान और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट पर है और ऐसा लग रहा है कि इस इलाके से तीसरे विश्व युद्ध की आहट तेज हो रही है। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। अमेरिका और ईरान इस इलाके में भिड़ पड़े हैं। अभी तक सिर्फ तनाव की खबरें आ रही थी, लेकिन अब यह तनाव चरम पर जा चुका है और दोनों के बीच भिड़ंत शुरू हो गई। ये लेटेस्ट अपडेट, ताजा खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान के शाहिद 139 ड्रोन को मार गिराया है और ईरान ने कहा है कि उसके ड्रोन ने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया था। यूएसएस एब्राहम लिंकन की हर जानकारी उसके पास है। तो क्या ईरान ने यूएसएस एब्राहम लिंकन पर अटैक किया था या फिर मकसद यूएसएस एब्राहम लिंकन की जासूसी? मिडिल ईस्ट में हो रही हलचल अब कोई सामान्य हलचल नहीं, ये एक युद्ध का ट्रेलर है। अरब सागर में हालात अचानक से उबल पड़े हैं। समंदर के ऊपर आसमान में जंग का अलार्म बज गया है, एक ऐसा अलार्म जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को, पूरी दुनिया को अलर्ट कर दिया है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एब्राहम लिंकन की ओर उड़ता, इसके ऊपर मंडराता एक ईरानी ड्रोन और कुछ ही पलों में एक बड़ा धमाका हवा में। यूएस ये दावा कर रहा है कि ईरान का शाहिद 139 ड्रोन, जो बेहद आक्रामक अंदाज में यूएसएस एब्राहम लिंकन तक पहुंच गया था, उसे मार गिराया गया क्योंकि उसकी मंशा संदिग्ध थी, खतरा भी साफ था। और इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए यूएसएस एब्राहम लिंकन से अमेरिका का F-35C फाइटर जेट कमान संभालता है। कुछ ही सेकंड में ईरानी ड्रोन को आसमान में ढेर कर दिया जाता है। अमेरिकी सेना इसे बड़ी कामयाबी मानती है, लेकिन तब तक ईरान से रिएक्शन आता है कि इस ड्रोन ने अपना मकसद पूरा कर लिया और ईरान का मिशन पूरा हुआ। यानी साफ है, अरब सागर अमेरिका और ईरान के बीच जंग का मैदान बन चुका है। जहां पहले से ही दोनों देशों के बीच तनाव की आग थी, वहीं अब टकराव का बारूद फटा है। एक बड़े संघर्ष की आहट देखी जा रही है। एक तरफ बातचीत की टेबल सजाई जा रही है, दूसरी तरफ ताकत का प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? ईरान की सबसे बड़ी ताकत है ड्रोन्स की सुनामी, स्वार्म ड्रोन्स। और अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है उसकी टेक्नोलॉजी, उसके हाईटेक हथियार। ऐसे में F-35 और ईरानी ड्रोन का आमने सामने आना कोई नॉर्मल बात नहीं है। यह ड्रोन गिराए जाना सिर्फ एक संयोग नहीं है, यह एक बड़े टकराव की एक बड़ी पटकथा लिखी गई है। खबर की पूरी जानकारी और साथ ही इस पर सबसे बड़ी इंटरनेशनल डिबेट अब से थोड़ी देर में, लेकिन वक्त हो चला है पहले दिन भर की 25 बड़ी खबरों को जानने का रफ्तार के साथ। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव में जिस बात का डर था, मिडिल ईस्ट में जिस बात का डर था, आखिरकार वही हुआ। ईरान अमेरिका के बीच बातूनी तनाव हथियारों के भिड़ंत में बदल चुका है। अरब सागर में हलचल बढ़ गई है और ये कितनी खतरनाक है, ये भी समझ लीजिए। समंदर शांत था, लेकिन आसमान में तनाव मंडरा रहा था। अमेरिका से के सबसे ताकतवर जंगी जहाज यूएसएस एब्राहम लिंकन के करीब ईरान का शाहिद 139 ड्रोन पहुंच गया। जैसे ये शाहिद 139 ड्रोन यूएसएस एब्राहम लिंकन के करीब देखा गया, यूएसएस एब्राहम लिंकन के क्रू में, अमेरिकी सैनिकों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। फौरन फैसला लिया गया कि इस ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया जाए, वरना यह ड्रोन अटैक हो सकता है। ईरान के दक्षिणी तट से करीब 800 किलोमीटर दूर अमेरिकी फ्लीट का एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यहां तैनात था, यूएसएस एब्राहम लिंकन। और तभी यूएसएस एब्राहम लिंकन को रडार पर एक हलचल दिखती है। ऐसा लगा मानो कि अमेरिका ईरान के बीच युद्ध शुरू हो ही गया। लेकिन हुआ क्या था? ईरानी ड्रोन कैसे यूएसएस एब्राहम लिंकन तक पहुंच गया और क्या यह हमला होता? उससे पहले अमेरिका ने हमला कर दिया ईरानी शाहिद 139 ड्रोन पर और इसको मार गिराया। यूएसएस एब्राहम लिंकन युद्धपोत की ओर जा रहा था। खतरे को देखते हुए अमेरिकी सेना सतर्क हुई। यूएस नेवी पैनिक में आती, इससे पहले अमेरिकी F-35 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया और ड्रोन को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इसके बाद ईरान आग बबूला है। ईरान ने बदले की बात कही है। अरब सागर में अमेरिका और ईरान के बीच
माना जा रहा है कि युद्ध की चिंगारी भड़क चुकी है, क्योंकि यह कोई आम कार्रवाई नहीं थी। इतिहास में पहली बार F-35C ने किसी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। अमेरिका ने इसे आत्मरक्षा का कदम बताया है और कहा है किसी भी अमेरिकी सैनिक या सिस्टम को कोई नुकसान हुआ तो पूरा ईरान इसका खामियाजा भुगतेगा। ईरान कह रहा है अगर हिम्मत है तो ईरान की सरजमी पर हमला करके दिखाओ, फिर बताते हैं ईरान क्या चीज है। इस बीच ये ड्रोन जब मार गिराया गया तो ईरान की तरफ से ऑफिशियल जानकारी आई। ईरान की तरफ से ईरान ने कहा कि हमारा मकसद पूरा हुआ, मिशन कंप्लीट हो चुका था। तो ईरान का ये ड्रोन 139 शाहिद कौन से मिशन पर था? अमेरिका ने किस ड्रोन को मार गिराया? कैसा मकसद पूरा हुआ? इसके बाद अमेरिकी नेवी में बहुत हलचल है। यूएसएस इब्राहिम लिंकन के जो सैनिक हैं उनमें भी हलचल है। ईरान के कुछ हिस्सों में हवाई उड़ानों पर अस्थायी रोक लगाए जाने की खबर भी सामने आ रही है। दूसरी तरफ चीन का रिसर्च जहाज दयांग यहाओ अरब सागर में यूएसएस इब्राहिम लिंकन के आसपास देखा गया है। यानी एक तरफ से ईरान है तो दूसरी तरफ से चीन भी चल रहा है। यह जहाज 19 दिसंबर से भारत के पश्चिम अरब सागर क्षेत्र में सर्वे का काम कर रहा था, लेकिन कोई सर्वे वाला जहाज नहीं है। इसे आप साधारण जहाज मत समझिए। इसमें समुद्र की गहराई और सतह के नीचे की बनावट को रियल टाइम में 3D मैप में कन्वर्ट करने वाली एडवांस तकनीक लगी हुई है। सवाल यह है कि क्या चीन अमेरिका की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखकर ईरान को जानकारी दे रहा है? जिसका जवाब 99% तक हाँ में हो सकता है। अमेरिका ईरान तनाव के बीच चीन की अहम भूमिका देखी जा रही है। चीन ईरान को अमेरिका की हर गतिविधि की जानकारी दे रहा है, इवन यूएसएस इब्राहिम लिंकन के मूवमेंट की भी। और यही वजह है कि ईरान का ड्रोन उस इलाके तक पहुंच पाया जहां यूएसएस लिंकन है, क्योंकि यूएसएस लिंकन के बारे में अभी तक जो बात कही जा रही थी वो ये कही जा रही थी कि उसने अपने लोकेशन को हाइड किया हुआ है। लेकिन अब वो ईरान की नजरों में है और ये अमेरिका के लिए बहुत टेंशन की बात होनी चाहिए। खबर यह भी मिल रही है कि पेंटागन में इसे लेकर एक नॉन स्टॉप मीटिंग चल रही है कि क्या यूएसएस इब्राहिम लिंकन को यहां से निकाल लिया जाए, क्योंकि अब वो ईरान की नजरों में है। इधर चीन ने अरब सागर में रिसर्च जहाज दयांग हियाओ को उतार दिया। ये रिसर्च जहाज नहीं है, पहले तो मैं क्लियर कर दूं आपको। चीन कहता है रिसर्च जहाज है, लेकिन ये जासूसी जहाज है, जासूसी शिप है। और ये यूएसएस इब्राहिम लिंकन के इर्द गिर्द दिखा है। बीते 1 महीने से भारत के पश्चिमी समुद्री इलाके में सर्वे कर रहा है। यह समंदर में होने वाली हर असामान्य चीज पर नजर रखता है। जहाज सैटेलाइट और हाईटेक कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस है। इसे ईरान के तट से अभी करीब 320 किलोमीटर दूर देखा गया है। आशंका तो यही है कि चीन ईरान के लिए जासूसी कर रहा है। न सिर्फ जहाज से जासूसी कर रहा है, सैटेलाइट से भी जासूसी कर रहा है और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ईरान को दे रहा है। और ईरान उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके अपने ड्रोन्स को उस लोकेशन पर भेज रहा है ताकि वो पूरे घेरेबंदी को समझ सके। अमेरिका के युद्ध प्लान को डिकोड कर रहा है। इसी पर खामनेई की खूंखार टीम भी तैयारी कर रही है। हर स्तर पर तैयारी हो रही है। अगर जंग होती है तो अमेरिका को भारी नुकसान हो सकता है। ऐसे में गनीमत इसी बात में है अमेरिका की कि वो इस इलाके से फिलहाल निकल जाए। अगर जंगी मैदान में ईरान अमेरिका को नुकसान दे देता है तो सोचिए फिर अमेरिका की साख का क्या होगा। इस बीच खामनेई ने अबू महदी मिसाइल एक्टिव कर दिया है और कहते हैं इसके निशाने पर जितने भी अमेरिकी बेस हैं मिडिल ईस्ट में, सब के सब हैं, इंक्लूडिंग इजराइल। और इस मिसाइल का नाम पहली बार कोई सुन रहा है, अबू महदी। ईरान ने दावा किया है कि इसकी रेंज 2600 किलोमीटर है। इस रेंज में यूएस के सारे मिलिट्री बेस, इजराइल, यूएस के जितने नेबरिंग मिडिल ईस्ट में जितने फ्रेंड कंट्री हैं वो सब टारगेट पर हैं। पूरा इजराइल, पूरा मिडिल ईस्ट, जितने भी सैन्य बेस हैं अमेरिका के, सब इसके टारगेट पर हैं। चाहे वो कतर का अल उदैद हो, यूएई का अल दफरा हो,
सब इसके मिसाइल रेंज में है। यहां तक कि अरब सागर में तैनात यूएसएस इब्राहिम लिंकन भी इसके रेंज में है। ईरान भी अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देना चाहता है। वो टकराव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यह 25 जून 2025 का मामला नहीं रह गया कि अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से बॉम्ब बरसा और फिर वापस चला गया। इस बार ईरान पूरी तैयारी में। ईरान को तैयारी करने के लिए लगभग 6-7 महीने का समय मिला है और इस बीच अरब सागर में टकराव, और यह ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई है। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एक तरफ बैठक की बात चल रही है, दूसरी तरफ ईरान पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ईरान को झुकाने की कोशिश कर रहा है, जिसे खामनेई सरेंडर कर दे। लेकिन खामनेई ने शाहिद 139 ड्रोन भेजकर बता दिया है कि सरेंडर का तो सवाल ही नहीं उठता है और इस बार मरेंगे तो मारकर मरेंगे। पहले तो इस्तांबुल में परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत होनी थी, लेकिन ईरान ने शर्त रख दी है। वो शर्तें भी जान लीजिए, जैसा मैंने आपको बताया। बातचीत का वेन्यू इस्तांबुल से ओमान शिफ्ट कर दिया गया है। सिर्फ न्यूक्लियर मुद्दे पर बात करेगा ईरान, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर, और कोई नहीं। इसके लिए सारे सैंक्शंस हटाएगा अमेरिका। मिसाइल प्रोग्राम और रीजनल प्रॉक्सी संगठनों के बारे में ईरान कोई बातचीत नहीं करेगा। बातचीत में तुर्की, कतर, सऊदी, यूएई, पाकिस्तान नहीं होने चाहिए। अमेरिका ईरान आमने सामने 1 to 1 बातचीत करेंगे। अरे बातचीत अब 6 फरवरी को स्टीव विटकॉफ के साथ होनी है। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है, अगर कोई डील नहीं हुई तो हालात बिगड़ेंगे। उनका यह भी कहना है कि ईरान बातचीत को लेकर गंभीर है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के हाल के विरोध प्रदर्शन के बाद अमेरिका ने इस इलाके में मिलिट्री मौजूदगी बढ़ाई है, जिससे तनाव और बढ़ गया है। तो क्या यह माना जाए कि ईरान ने ड्रोन भेजकर मैसेज क्लियर कर दिया है? शाहिद 139 ड्रोन, जो कि न सिर्फ एक निगरानी ड्रोन है बल्कि एक कामिकाज़ी ड्रोन भी है, जिसे आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है, इसलिए इसका नाम शाहिद रखा गया है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ रही है, अमेरिका से लाइव रिपब्लिकन नेता है। बहुत स्वागत है आपका। धीरज कौल अमेरिका से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। थोड़ी देर में मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। एयर मार्शल ओपी तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं माथुर साहब आपसे करना चाहूंगा। पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि ये ड्रोन भेजकर ईरान ने क्या मैसेज दिया? शाहिद 139 न सिर्फ एक सर्विलांस ड्रोन है बल्कि एक कामिकाज़ी यानी कि आत्मघाती ड्रोन भी है। जय हिंद विवेक। देखिए, मैसेज बिल्कुल साफ है और ये अभी का नहीं है। ये मैसेज ईरान हमेशा से दे रहा है यूएसए को, और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि हम कहीं भी जाकर के कुछ भी करने में सक्षम हैं। अब आप थोड़ी देर पहले हम आपके प्रोमो में उसकी बात कर रहे थे चीन की। देखिए, जब जो 40,000 उन्होंने स्टारलिंक टर्मिनल्स ईरान में भेजे थे, उन सबको ब्लॉक करना, उन सबको रोकना, ये काम चाइना की इंटेलिजेंस ने, रशिया की इंटेलिजेंस ने करके दिखाया था उनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि ईरान जो है वो तो इसमें 2 मैसेजेस गए हैं विवेक। पहला मैसेज ये गया है कि हम अपनी ताकत, अपनी शर्तों पर बातचीत करेंगे, और अगर कोई आप कुछ करना चाहते हैं तो हम उसका जवाब देने में सक्षम हैं। पहली बात। कल से मैं कह रहा हूं कि देखिए, लगातार परसों से कि लगातार ये इस बात को बता रहे हैं कि अब्राहम लिंकन हमारी जद में है, और हम जो भी चाहे एक राउंड अगर अब्राहम लिंकन पे फायर हो गया, वो अमेरिका के लिए शर्मिंदगी होगी बहुत भयंकर। पहली बात। दूसरी बात यह है कि चीन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट और चीन का सपोर्ट, क्योंकि जब वो वहां पर पहुंचा है ईरानियन ड्रोन, वो उसकी इंटेलिजेंस, उसकी गाइडेंस जो है, वो निश्चित रूप से चाइना की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या चाइना की जो स्पेशल इंटेलिजेंस है, उन्होंने उसको मदद करी है। क्योंकि अपनी मदद से, कल भी हम ये बात कर रहे थे कि अपनी ताकत से नहीं, वो तो कह रहे थे माथुर साहब कि यूएसएस अब्राहम लिंकन को तो ढूंढ ही नहीं सकता कोई, लोकेशन हाइड कर लिया। ड्रोन कैसे ढूंढ लिया ईरान के? और एक ड्रोन को मारने के लिए F-35, तो जब हजारों ड्रोन आएंगे तो 1000 F-35 कहां से लाएंगे? बिल्कुल, और मैं वही कह रहा था कि जब आपके ऊपर इतना जबरदस्त तरीके से हम लोग, ये बिल्कुल साफ मैसेज है कि जो आप हमारी कमजोरी समझ रहे थे इंटेलिजेंस की, या जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को आप कमजोरी समझ रहे थे, कल ये कह रहे थे तिवारी साहब,
वो कमजोरी उन्होंने सिद्ध करके कर दिया कि वो कमजोरी नहीं रही, पहली बात। दूसरी बात, साफ मैसेज कि हम बातचीत बराबरी के दर्जे पे करेंगे। आप उन्होंने शर्तें रखनी शुरू कर दी हैं। मेरे को एक बात बताएं विवेक, ये जो पूरा ड्रामा शुरू किया था अमेरिका ने, वो ड्रामा शुरू इसलिए किया था कि जो महंगाई विरोधी प्रदर्शन ईरान में हो रहे हैं उन पर अत्याचार हो रहा है उसके लिए। अब वो ड्रामा कर आकर के इवेंचुअली आप न्यूक्लियर उसके ऊपर बातचीत करना शुरू कर रहे हैं, और वो जो ओरिजिनल इशू है जिसकी वजह से आप ईरान को धमका रहे थे हाँ, और पूरा सही फोर्स बात है। बिल्डअप कर रहे थे, वो हाँ, ओरिजिनल इशू गायब हो गया। तो ये बात मैं कल जो कह रहा था वो यही है कि ये तो अमेरिका बात, जी ढूंढ बिल्कुल। रहा है तरीके हाँ, फॉर तरीका फॉर ढूंढ रहा है। फॉर बिल्कुल सही बात है। फॉर अ मेल्ट डाउन, फॉर अ फेस सेविंग एग्जिट फ्रॉम नहीं, हियर। यही तो, इतनी बड़ी जी फोर्स बिल्कुल। बिल्डअप करी है। बिल्कुल आप देखेंगे कि मैं ये हम्म, आप, हाँ। मैं और ओपी तिवारी सर के पूरी पास जाऊं, लेकिन मैं आपको, आपने जो कहा कि ड्रामेबाजी चल रही है कि भाई आप वहां प्रोटेस्ट हो रहा है और हम लोकतंत्र के रक्षक हैं और हम बचाने के लिए आ गए हैं, वी आर द सेवियर, वी आर द एवेंजर्स। अभी देखिए वेनेजुएला में ड्रग्स 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 बोलकर घुसे ना। आज हाँ, अमेरिका बता दे, ओपी तिवारी सर भी यहां पर हैं, पूर्णिमा नाथ जी यहां पर हैं, कितने ड्रग्स कार्टेल को गिरफ्तार किया, कितने प्रोडक्शन हाउसेस पर उन्होंने छापेमारी की, कितना माल सीज किया, कितनी ड्रग्स की जब्ती की, कितने ड्रग्स माफियाओं को मारा। कोई डेटा नहीं है यूएस के पास। यूएस ने कहा कि हाँ 5 करोड़ बैरल ऑयल वेनेजुएला को अमेरिका ऑपरेट करेगा और दुनिया भर को बेचेगा, और भारत को भी थोपने की कोशिश की, वेनेजुएला का तेल खरीदिए बैठ के क्योंकि अमेरिका चाहता है। कहा गया ड्रग्स? देखिए तेल ही निशाना है, बाकी सब बहाना है। मैं ओपी तिवारी सर के पास आ रहा हूं। ओपी तिवारी सर, एक कामिकाज़ी ड्रोन से यूएसएस अब्राहम लिंकन का कैसे पता लगा लिया ईरान ने, और उसको मारने के लिए F-35? विवेक जी देखो, अमेरिका जो सोचता है कि मैं सब कुछ में आगे हूं, ये संभव नहीं है। मैं कल डिस्कस कर रहा था कि जिस तरीके से यूक्रेन को स्टार लिंक ने इंटेलिजेंस में खबर दे दे के और रशिया के काफी जहाजों को डिस्ट्रॉय किया था, ये भी आज इसमें पॉसिबल है। ये खाली इंट नहीं, बट ईरान ने भी दिखा दिया कि हमारे पास भी क्षमता है, कैपेबिलिटी है कि हम आपके जहाज तक पहुंच सकते हैं, पहुंच गए हैं, जहाज की जानकारी कहाँ है। अभी तो खाली ड्रोन ही भेजा उन्होंने। इनका ईरान का तो मेन प्लस और जो प्लस एडेड पॉइंट्स है वो 3000 से 5000 फास्ट मिसाइल बोट्स है जो 300 से 500 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। वो ना इनके एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना कि इनका एयर डिफेंस डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये ड्रोन तो दिखाएगा कि आप एक निगोशिएशन टेबल पर जब आ रहे हो तो हम बराबरी पर आओ। अब हम दब के नहीं करेंगे, आपके फ्लीट से हम नहीं डरेंगे, आपकी फ्लीट मोस्ट वनरेबल है, जब चाहे उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये दिखा दिया उन्होंने। देखिए अमेरिका बहुत दिनों से लगा हुआ है यहाँ पर। अमेरिका का अगर एक फायर करता है तो वहां की जो जनता है वो एक फ्लैग के नीचे आ जाएगी। बिकॉज ईरान की जनता को डर है कि अगर अमेरिका ने इंटरफेयर किया, तख्ता पलटा, तो लीबिया और इराक जैसी हालत हो सकती है। प्लस ईरान में कोई ऐसा अपोजिशन क्रेडिबल पार्टी नहीं है जो टेक ओवर कर सकती है, और इकट्ठा नहीं है। ये सब डर देखते हुए लोग सड़क पर अवश्य आए थे, लेकिन अमेरिका ज्यादा इंटरफेयर करेगा तब ये सब लोग कमानी के और प्रेजेंट जो रिजीम है उसके पीछे खड़े होंगे और एक साथ अमेरिका के साथ लड़ेंगे। एक चीज और बताना चाहता हूं, अमेरिका ने और भी कोशिश की है। इनके कुछ आर्म ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट स्टेट्स में जो छोटे लेवल पर ऑपरेट करते रहते हैं, साउथ वेस्ट प्रोविंस को नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस को अलग करने के लिए उनको भी आर्म्स करने की कोशिश की। हो सकता है कि उनको यूटिलाइज करके छोटा मोटा जो बॉम्बिंग कराए हैं, छोटा ब्लास्ट जो कराए हैं वहां पर, ये हो सका है। लेकिन ये बहुत दिनों से लगे हुए हैं। ये वेनेजुएला नहीं है, वेनेजुएला में तो भी 1 साल से सीआईए लगी हुई थी तो वो सक्सेसफुल हो गए वहां के लोगों को खरीदने में। लेकिन ईरान, यहां पर ईरान के पास ये सक्सेसफुल नहीं हुए, और लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद ईरान डर जाए, ईरान डर जाए। लेकिन ईरान की कैपेबिलिटी ईरान को हमेशा पिछले 20 साल से तैयारी कर रही है, फास्ट मिसाइल बोट्स बना के, ड्रोन्स बना के, कि अमेरिका तो आएगा अवश्य। अब अमेरिका को हम कैसे तंग करेंगे। एक मैं न्यूज पढ़ रहा था, एक अमेरिकन शिप जा रही थी ऑयल वाली, उसको भी मिसाइल बोट्स तंग कर रहे थे। तो नाउ अब अमेरिका क्या, अब ईरान ने तंग करना शुरू कर दिया इनको, उसके बाद झंडा लेके वापस आ गए। तो ईरान ने अपना स्टैंड दिखा दिया कि हम डरेंगे नहीं। लेकिन ये चीज निश्चित है, अगर वॉर हुई तो ईरान की तबाही बहुत होगी। लेकिन इजराइल और जैसे माथुर साहब बता रहे थे, ये अपने लोगों को फेस नहीं कर पाएंगे यूएस वाले। अगर इनकी एक बोट अगर गिर गई तो 80 जो एयरक्राफ्ट है वो भी साथ साथ जाएंगे। और ये ईरान ने दिखा दिया कि हमारी कैपेबिलिटी है। इसीलिए मीटिंग बार बार वहां व्हाइट हाउस में हो रही है कि अब हमें क्या करना है। तो ईरान को, अमेरिका को बहुत कैलकुलेटेड स्टेप लेके करना पड़ेगा क्या करना है। और निगोशिएशन टेबल पे इनको बराबर पर है, बराबरी पर। ये नहीं कोई अप डाउन, अप है या लो है, बराबरी पर डिस्कशन होगा। और ईरान ने दिखा दिया है
कि अमेरिका जबरदस्ती सर ये आप कर- देखिए, ये जो शाहिद 139 है, ये लंबी दूरी तय कर सकता है, बहुत समय तक एयरबॉर्न रह सकता है, रिकॉन्स में बहुत माहिर है, जासूसी में इमेजिंग कर सकता है, जासूसी के लिए जो ज़रूरी होता है, और हमला करने की ताकत भी है। इसको ये कम रेडार सिग्नेचर देता है, जिस स्पीड कम होती है लेकिन बहुत समय तक हवा में रह सकता है। ईरान इसे हजारों की संख्या में बनाता है। आप ईरान के एक शाहिद 139 ड्रोन को गिराने के लिए F-35 का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो जब स्वॉर्म ड्रोन्स भेजेगा, यानी कि हजारों की संख्या में ड्रोन भेजेगा, आप कितने 135 उड़ा लेंगे? ये कुछ नहीं कर सकते, इतना असंभव नहीं। 80 जहाज है, एयर डिफेंस सिस्टम इनका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसका इनकी एक मिसाइल आएगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, और सब कुछ नहीं काम करेगा। तो जब 300 किलोमीटर की स्पीड पे जो मिसाइल बोट्स आएंगी, 3000 और 5000 एक साथ ही ना, 2000 के बीच में, उनको ये कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज उनका मेन परेशानी थी ईरान को कि इसकी लोकेशन आइडेंटिफाई करना, वो कंफर्म करना। जब बार कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, एक मान ली कि चाइना ने डेफिनेटली हेल्प किया होगा देने में, और इन्होंने खुद भी कंफर्म कर लिया, अब इनका ड्रोन ने खुद ही कंफर्म कर लिया कि भाई ये कहां पर है। तब अमेरिका का डर अभी अंदर से फैल रहा है। वो 80 जहाज लेके और तगड़ा एयर डिफेंस लेके, इतने फ्रिगेट जहाज लेके ये कुछ नहीं कर पाएंगे। कर लेंगे, कुछ देर तक करेंगे, लेकिन पूरे डुबाने से नहीं बचा पाएंगे। अगर अमेरिका ये चाहता है कि उसका अब्राहम सिंक ना हो या डूबे नहीं, तब उसको बहुत कैलकुलेटिव मूव करके, और और उनको यहाँ भलाई इसी में है कि वो यहाँ से अभी निकल जाएं, और क्योंकि उन्होंने एक तो जून में हमला किया पिछले साल, 6 महीने ईरान को तैयारी का मौका दिया, और अब आए अटैक। ऐसा अटैक तिवारी सर कौन करता है कि आप 6 महीने पहले आप उनको जगा दो, फिर वो अपनी तैयारी कर लें, फिर आप पीछे से आए कि भाई हमला करेंगे हम, तो सामने वाला तो अपनी पूरी ताकत के साथ तैयार रहेगा। अब ईरान के लिए क्या है? ईरान के लिए मरता क्या ना करता वाली स्थिति है। अब ईरान के लिए, खामेनी सरकार के लिए मरना ही है, या फिर अब हम पर हमला ही होना है, तो हम सब साफ करके पूरा मिडिल ईस्ट साफ कर देंगे, अमेरिकी फ्लीट जितने सब साफ कर देंगे, इजराइल पर जितना कैपेसिटी उतना बम मार देंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। इसलिए मैं पूर्णिमा नाथ जी के पास जाना चाह रहा हूं। पूर्णिमा नाथ जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब को समझाइए कि लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाती है। आपने पहले एक एनाकोंडा को 6 महीने पहले, अजगर को 6 महीने पहले जगा दिया, और फिर अब कहते हैं अब हम अजगर का शिकार करेंगे। जब अजगर सो रहा था तभी शिकार कर लेते। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद। जय। पहले विवेक जी तो ये कहूंगी कि आपके इंडिया की धरती के नीचे अगर ऑयल होता, हाँ। तो आज ईरान से भी बदतर सिचुएशन इंडिया की होती। नहीं, तो हमारे and पास then- परमाणु बम है। आप सोचिए, अगर आपके पास और एक और परमाणु इंटरेस्टिंग बम फैक्ट बताता हूं। होता- आपने बड़ी अच्छी बात छेड़ी, तो मैं एक अच्छी बात सुना देता हूं। मेरे साथ मेरे बहुत दो सीनियर, मतलब बहुत सीनियर हैं आर्मी में, वो इस बात से, उनको अनुभव है, वो इस बात से एग्री करेंगे। इंडिया इकलौता इस देश है पूरी दुनिया में, पूर्णिमा जी, जिसने एक न्यूक्लियर पावर्ड मुल्क पर न सिर्फ अटैक किया बल्कि डेवास्टेटिंग अटैक किया और 11 एयर बेसेस उड़ा दिए। दुनिया का कोई भी मुल्क अटैक करके, मैं अमेरिका को चैलेंज करता हूं, डोनाल्ड ट्रंप साहब को कहता हूं कि जाइए नॉर्थ कोरिया पर हमला कर दीजिए, जाइए पाकिस्तान पर हमला कर दीजिए, करके दिखाइए। दोनों न्यूक्लियर पावर्ड है, बताएंगे आपको न्यूक्लियर पावर क्या होता है। तो भारत ठीक है अपनी जगह पर, अभी 50% टैरिफ की भी हवा निकाली है हमने। हमारे में अभी तेल भी है, अंडमान की रीजन में बहुत सारा तेल मिला है, वो भी खबर में थोड़ा सा गुपचुप करके रख रहा हूं, बताऊंगा किसी दिन, बड़ा धमाका करूंगा, बढ़िया खबर दूंगा आपको। पूर्णिमा जी देखिए वो ऐसे होगा कि वहां पे आपके यूएसएस इब्राहिम वहां भी पहुंच जाएंगे। आप पर बताएंगे तो देखिए दिस इज अ सीरियस मैटर। यूनाइटेड स्टेट्स की हमेशा ये परपेचुअल वॉर का स्ट्रेटेजी था। अपना वेपन बेचना, आप डजेंट मैटर उनका वो ह्यूमन राइट्स हो या कॉमन मैन का सर्व करना हो, दिस आर ऑल फास्ट। हमें अभी पता है एट द एंड ऑफ द डे सैंक्शंस इतने लगाया है ईरान को, 12,485 वेस्टर्न सैंक्शंस उसके ऊपर लगा के रखे हैं, इकोनॉमी ध्वंस कर दिया है। अब आप सोचिए ईरान का, आप यू डोंट हैव टू लाइक देम, आई डोंट लाइक दिस मुल्ला प्रोपागेंडा, हिजाबी, नॉन एंटी वुमेन रिजीम, लेकिन इनको आप दाग दोगे, वो लिटरली अमेरिका को अभी आंख दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं सही आप नहीं, लेकिन वो उनके, पूर्णिमा जी, वो उनके देश का मामला है। That's what I'm trying to say. America has created a अगर agenda. अमेरिका को इतनी तकलीफ थी तो अफगानिस्तान में रिजीम चेंज करा देते। अफगानिस्तान से जब अमेरिका भागा, लिटरली जब अमेरिका भागा, तो तालिबान के हाथ में छोड़ के भागा। तालिबान
क्या खामनेई ज्यादा खतरनाक है तालिबान से? क्या तालिबान नहीं, का देखिए, रेजिम ज्यादा कट्टर है? आप जाके देख लीजिए। देखिए मैं आपको एक प्रोपागेंडा बताती हूँ यहाँ पे। जब बाइडेन ने छोड़ के आए थे अफगानिस्तान की धरती, तब रिपब्लिकन्स और हमारे पार्टी ऐसे प्रोपागेंडा फैलाया कि बाइडेन इज ए शेम फॉर दिस कंट्री, कैसे छोड़ के आ गए, और $85 बिलियन वर्थ ऑफ वेपन भी वहां पे छोड़ के आ गए तालिबान के लिए। लेकिन ये नहीं बताते वहां पे 20 साल रह के ट्रम्प की फर्स्ट टर्म में वो डिस्कशन तालिबान से कर रहे थे वहां से निकलने के लिए। बाइडेन का निकालने का तरीका उसको पसंद नहीं आया, लेकिन ट्रम्प सेकंड टर्म आते तभी वहां से निकल जाते, बिकॉज दैट इज द कॉन्वर्सेशन दैट वाज हैपनिंग एनीवे। लेकिन वो उस प्रोपागेंडा में क्या छुप गया कि वो ट्रम्प का जो कॉन्वर्सेशन था, निगोशिएशन हो रहा था तालिबान के साथ, वो छुप गया बेसिकली। प्रोपागेंडा ऐसे बन चुका था कि बाइडेन इज अ शेम फॉर दिस कंट्री, एंड देन लॉट ऑफ पीपल लाइक हमारे जैसे लोग भी उस प्रोपागेंडा के अंदर फंस गए थे। हमें लगा था कि ये कैसे छोड़ना है, अब अगर अच्छे से छोड़ना है तो सही तरह छोड़ते। इट वाज अ शेम फॉर द कंट्री टू। बट सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, अमेरिका अपने आप को ऐसे सिचुएशन में डाल दिया है और अपने आप को ऐसे समझते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, किसी को भी उड़ा सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी बम कर सकते हैं, और हमारे दिस इज अ वर्ड ऑर्डर फ्रॉम आवर साइड। सो बाकी लोग कोई आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अभी ईरान की सिचुएशन ये है, अब देखिए जो भी है सिचुएशन, इंटरनल मामला हो, इकोनॉमी ध्वंस हो गया हो, उनका मुल्ला रजीम हो, इस्लामिक प्रोपागेंडा हो, जो भी हो, लेकिन वो अमेरिका के साथ बैठ के इक्वल राइट्स मांग रहे कि हम फेयर डिस्कशन करें, फेयर की बात कर रहे हैं। अभी उनको पता है कि अमेरिका फेयर नहीं होंगे, उनको पता है कि वो ये क्या डिप्लोमेसी, आप यूएसएस अब्राहम वहां भेज दो फिर बोल रहे हो डिप्लोमेसी। इसको डिप्लोमेसी कहाँ कैसे कह सकते हो, किस नजरिया से आप इसको डिप्लोमेसी कह सकते हो? लेकिन यहाँ पे अपना जो प्रोपागेंडा मशीन्स है, मीडिया मशीन्स है, दे आर कम्युनिकेटिंग टू द पीपल, लार्जर ऑडियंस, ये अमेरिका इज द गुड गाय हियर एंड ईरान इज द बैड गाय हियर, और उनसे 1979 का बदला लेना है। एंड दिस इज हाउ पब्लिक कंडीशनिंग वर्क्स, दिस इज हाउ मास साइकोसिस वर्क्स। और साई ऑप्स की आप तो बात ही मत करो, लिटरली कह रहे कि सैंक्शंस जो लगाया है उनका इकोनॉमी में कोई फर्क नहीं पड़ा, उनका इकोनॉमी ध्वंस हुआ है इसीलिए लोग रास्ते में हैं। लेकिन ये हमें बताएंगे नहीं है कि वो अमेरिका का खुफिया एजेंसी कितना बैठा हुआ है वहां पे, बताएंगे? हमें नहीं बताएंगे, किसी को पता ही नहीं है। और आधा लोगों को इतना भी नहीं पता है 1953 में अमेरिका ऑपरेशन एजेक्स चला के मोहम्मद मोसादेक को वहां से हटाया, किसी को नहीं पता। I was talking to a congressman the other day. I was giving this information. Don't you know about this? वो मुझे क्वेश्चन करता है, who told you about it? I'm like, what do you mean by who told you about it? This is all this is history. आप देख लिया करें। हाँ, अब लेकिन धीरज कौल भी हमारे साथ जुड़ गया। आप ठीक कह रही हैं कि भाई हर जगह नाक घुसड़ने की आवश्यकता है, लेकिन आप देखिए कितना गंभीर मामला है। चीन क्या कर रहा है मैं बताता हूं। इससे पहले ओपी तिवारी सर बीच में कुछ कहना चाह रहे थे आप। ओपी तिवारी सर, आपने पूर्णिमा जी की बात पे कुछ रिएक्ट किया था। अच्छा, मैं कहना था पूर्णिमा नाथ जी के कि ये अमेरिका अपने आप को एक गार्जियन विश्व का समझना चाह रहा। पहले एग्जांपल तो सेट करे, पाकिस्तान को उसने न्यूक्लियर बॉम्ब दे दिया। दूसरी बात, जब ऑप सिंदूर के बाद जो हुआ था, तब पाकिस्तान की जो टेररिस्ट जो मारे गए थे उनको स्टैब्लिश करने के लिए कटोरा भर दिया। तो एक राउंड में तो ये कहता है, दूसरी कहता है ईरान का बिकॉज पब्लिक परेशान हो रही है, हम इंटरफेयर कर रहे हैं। तो कैसा इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अब अफगानिस्तान की बात मैडम कह रही थी, मैं ऐड कर देता हूं कि कितने बिलियन डॉलर खर्च किए और 20 साल में तालिबान द्वारा चेंज कर दिया है, तालिबान द्वारा चेंज करा के स्टैब्लिश किया। ये उनका अचीवमेंट था अफगानिस्तान का। अब ईरान में अब देखिए यहां पर क्या हो गया है सर, ओपी तिवारी सर, ये देखिए ये जो मामला है बहुत हो गया है दिक्कत वाला। अब दिक्कत वाला क्यों हो गया है वो मैं जल्दी से बता देता हूं। क्योंकि ये जो शाहिद 139 ड्रोन है, कौल साहब हमारे साथ जुड़ गए, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। ये शाहिद 139 ड्रोन कहते हैं कि ईरान को चीनी सैटेलाइट याओगान या जिलिन से रियल टाइम लोकेशन मिल रही है यूएसएस एब्राहम लिंकन की, और उस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके जो ईरानी ड्रोन है शाहिद 139 वो एब्राहम लिंकन के करीब पहुंच गया। और हालांकि इसका कोई आधिकारिक सबूत नहीं है, लेकिन दुनिया ये मान रही है कि ये सारा इंफॉर्मेशन, क्योंकि ईरान के पास कोई सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। या तो आज की तारीख में चाइना के पास है, रशिया के पास है, इंडिया के पास है, अमेरिका के पास है,
और कुछ 2-4 कंट्रीज के पास है। मेजर पावर के पास अगर देखा जाए तो यूएस के पास है, चाइना के पास है, भारत के पास है, रशिया के पास है। तो ये चीनी सैटेलाइट जो है वो ईरान को हर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, शाहिद 139 बहुत खतरनाक ड्रोन है, स्वॉर्म ड्रोन है, हजारों की संख्या में बनाता है। और इस बीच ये भी कहा जा रहा था यूएसएस एब्राहम लिंकन ने अपने रेडार सिग्नेचर को बहुत कम कर दिया है, जिससे कि वो लोकेट नहीं हो पा रहा है और उसने अपनी पोजीशन हाइड कर ली है। तो ये सारी बातें और दावे तो धरे के धरे रह गए। तो कौल साहब, अब अमेरिका को क्या यहां से यूटर्न ले लेना चाहिए? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। वेलकम वेलकम सर, वेलकम। सॉरी आई गॉट डिलीड। पूर्णिमा जी की बातें सुनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो उन्होंने शेयर की, थैंक्स फॉर दैट। लेकिन जो आपने अभी बात की, देखिए अभी जो फ्राइडे को ओमान में टॉक्स होंगी, उसके ऊपर एक सबसे इम्पोर्टेंट इशू है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का, जो जीसीपीओए जो 2015 में साइन हुआ था, 25 लेट में वो एक्सपायर हो गया। अब उस पर बात हो रही है कि कितना एनरिच कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे, इंस्पेक्टर्स रहेंगे, वेपन ग्रेड यूरेनियम जाएगा नहीं जाएगा, तो वहां पे एक बड़ा इशू है। दूसरा बात इस पे हो रही है कि जो मिसाइल सिस्टम्स हैं ईरान के, उसको डिप्लॉय अनडिप्लॉय करने का ऑन द बॉर्डर्स, वो एक सेकंड है। तीसरा है अबाउट ऑयल, जो कि आप राइटली पॉइंट आउट कर रहे हैं। 3-4 चीजें हैं। और मैंने आपके शो पे कई बार ये बोला कि वन ऑफ द स्मार्टेस्ट थिंग्स, अभी ऑब्वियसली आयतुल्ला को नहीं बोलेंगे कि कंट्री छोड़ दे, लेकिन वो ग्रेसफुली अगर अपनी पावर को किसी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार की तरफ छोड़ते हुए जाना पसंद करे विद इम्यूनिटी, ऑब्वियसली ही वुड नीड इम्यूनिटी, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत सारे क्राइम्स रजिस्टर होंगे। तो मुझे लगता है वो एक स्मार्ट डिसीजन होगा, और मुझे लग रहा है चीजें उसी डायरेक्शन में धीरे धीरे बढ़ रही हैं। और उसका प्रेशर ऑब्वियसली जो आप बात कर रहे हैं, यूएस नेवल ब्लॉकेज और शिप्स और डिप्लॉयमेंट, वो दिखाने के लिए तो है, लेकिन साथ में थिंग्स ऑन द ग्राउंड आर आउट ऑफ कंट्रोल। वहां पे चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल से काफी हद तक बाहर जा रही हैं। इसीलिए रोज आपको कई मौतों की खबर मिलती है, कई प्लान्ड छोटे जो विलेजेस हैं, अब तो सुनने में ये भी आ रहा है वहां पे रेड्स हो रही हैं और लोगों को आइडेंटिफाई करके अभी भी जेलों में भरा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं चीजें आर स्टिल वेरी वॉलेटाइल। कौल साहब, एक आप ठीक कह रहे हैं कि भाई मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। चलिए, मैं आपकी बात ये मान भी लेता हूं। मुझे आप ये बताइए, अमेरिका अपने वतन से इतनी दूर अफगानिस्तान से नहीं लड़ पाया, तो ईरान से कहां से लड़ लेगा? बहुत साधारण सा सवाल। बहुत सही सवाल आपने पूछा है, और मैं आपको वापस ले जाता हूं। जो हमारे यहाँ बिल्डिंग्स गिराई गई थी, उसके बाद हमारे स्पेशल ऑप्स और कुछ नॉर्थर्न अलायंस, जिसमें भारत ने उनको ट्रेन किया था अफगान के, इतनी जल्दी उन्होंने काबुल को ले लिया था। अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज देखें तो आपको अमेरिकन मेन ट्रूप्स नहीं दिखेंगे तब। तो पॉइंट ये है कि जब अमेरिका को सर्जिकल टैक्टिकल स्ट्राइक करनी होती है, या हमें कुछ इंस्टॉलेशन निकालनी होती है, वी आर एक्सीलेंट एट इट। लेकिन एक जगह को ऑक्यूपाई करके उसको रन करना, दैट्स अ डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट बीस्ट। और ईरान इज नॉट अफगानिस्तान, ईरान इज नॉट वेनेजुएला। ये बात हमको भी समझ है, यहाँ पे पॉलिटिशियंस को भी समझ है, पूर्णिमा जी बैठी हैं, जनरल साहब भी जानते हैं। और जो आपका ईरान है, तेहरान का टेरेन, वहां तो टैंक्स जा ही नहीं सकते, चारों तरफ पहाड़ों से कवर्ड है। तो वो एक अलग दुनिया है। मेरा ये मानना है कि अमेरिका की स्ट्रेटजी इज नॉट बूट्स ऑन द ग्राउंड, वी आर नॉट ट्राइंग टू ऑक्यूपाई ईरान एंड डू थिंग्स लाइक दैट। मुझे ये लगता है रिजीम चेंज इज द वे वी आर प्रोसेसिंग, और उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर वहां के लोकल लोगों का है। ये बात आप मत भूलिए। अगर अमेरिका, सपोज आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, कल ये निगोसिएशन हो जाए न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की और मिसाइल की, और थिंग्स लिटिल बिट कूल ऑफ, आपको क्या लगता है वहां के लोग शांत हो जाएंगे? जो हजारों की तादाद में लोग मारे गए हैं, दसियों हजार लोग जेल में हैं, पिछले 30 साल से लोगों के अंदर वो गुबार जमा है कि हमारी इनएफिशिएंसीज है गवर्नमेंट की, सैंक्शंस वर्सेस नो सैंक्शंस, वो एक बात हटा दीजिए। वो एक प्रॉपर रिजीम चेंज चाहते हैं। दे वांट अ डिविएशन फ्रॉम हार्डकोर इस्लामिक शिया काइंड ऑफ अ रिजीम। पीपल हैव अ राइट टू डिसाइड। अभी तक उनके पास वो डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं है, ये उन लोगों की लड़ाई है। ये बात साहब, एक काम क्यों नहीं करते? बात आपकी सही है। आप ईरान को यूएस का टेरिटरी घोषित कर दीजिए, काम ही खत्म हो जाएगा। भाई, रजा पहलवी को लाने वाले आप लोग, खुमैनी को लाने वाले आप लोग, खामनेई को बिठाने वाले आप लोग, सर पूरा ईरान का रिजीम चलाने वाले यूएस के लोग, आप लोग उसको ऐसा यूएस टेरिटरी ऐलान कर दो, अपना बिल पास कर लो उधर संविधान में। ना अगर आप मेरी बात
सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं मेरी बात टूटेगी, अगर दोनों आप- बात हो जाएगा। मेरी बात अगर आप समेत $38 ट्रिलियन हमारे ऊपर डेप्ट है, हर अमेरिकी पे $1,20,000 का डेप्ट है। हम लोग और लोगों को यहाँ घुसा नहीं सकते। आइस रोज लगी हुई है लोगों को निकालने में। एक ही जगह हम घुसा सकते हैं 50,000 लोग, जिसको हम ग्रीनलैंड बोलते हैं। उसके आगे ना मुझे वेनेजुएला दिखता है ना कुछ और दिखता है। उसके अलग रीजन है, उस पर डिबेट हम बहुत बारी कर चुके हैं। ईरान को तो आप मेरी समझ से बाहर है, लेकिन मुझे जो दिख रहा है, मैं आपको एज एनालिस्ट बताता हूं, मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि वहां पे कुछ नई डेमोक्रेटिक फोर्सेस निकलेंगी लोगों के अंदर से। हो सकता है हम उसे सपोर्ट करें। ये और मानवता का जो भला, वहां पे कौल साहब, ये मानवता का भला वाली बात ना मेरे को थोड़ी हजम नहीं होती है। इतने ही मानवता की चिंता थी, डब्ल्यूएचओ से क्यों दुम दबा के भाग रहे? यूएनएचआरसी से क्यों WHO छोड़ दीजिए। देखिए, यूएनएचआरसी से क्यों दुम दबा के भाग रहे? ईरान में आपको मानवाधिकार की, आपको नहीं, मेरे कहने का मतलब अमेरिका को इतनी चिंता है, आप यूएनएचआरसी से क्यों छोड़ के भाग गए? आप डब्ल्यूएचओ से क्यों छोड़कर भाग गए? आप यूएन से क्यों जाना चाहते हैं? आपको पता है यूएनएचआरसी छोड़ने का इंपैक्ट पूरी दुनिया पर क्या होगा? यूएनएचआरसी ने कहा कि अमेरिका के ऊपर महामारी का खतरा बढ़ जाएगा। देखिए विवेक जी, आप तो कौल साहब, ये एक आपको भी सेकंड। पता है, सब ड्रामे की बात है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आप भूल रहे हैं, मैं बायोटेक कंसल्टेंट और फिजिशियन भी हूं। यूएनएचआरसी की इंपॉर्टेंस और डब्ल्यूएचओ की इंपॉर्टेंस, कर्टेलिंग डिजीज एंड फेमाइन इन चिल्ड्रन अक्रॉस द ग्लोब, मैं इसे अच्छे से समझता हूं। ये एक एरिया है जिससे मैं गवर्नमेंट को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। ये बहुत गलत डिसीजन था। और एक बात और बताता हूं, जो यूएन की इनएफिशिएंसीज है उसके ऊपर से पर्दा हटा के ट्रंप ने बोला हम नहीं देंगे पैसे। I kind of support it. I think there is a new body need of the hour is हर देश के चुनिंदा लीडर्स हो, इंडिया को वहां पे परमानेंट सीट मिलनी तो चाहिए। वो आएगा, कैसे पॉसिबल है? 1.5 वो आएगा बिलियन लोगों की वेनेजुएला पर आबादी को अटैक करके, रिप्रेजेंट करने। वो आएगा ईरान पर अटैक करके, सर कहां, वो आएगा क्यूबा पर फ्रांस अटैक है, करके, वो आएगा मैक्सिको पर कहां- अटैक करके, वो आएगा कनाडा पर मेरे को- अटैक करके। आप मेरे को एक चीज बताइए, कहां फ्रांस है, कहां यूके है और कहां इंडिया है? उनके पास परमानेंट सीट्स हैं, वीटो की पावर है, भारत के पास नहीं है। भारत ने इतना बड़ा योगदान ग्लोबल पेंडेमिक में दिया, क्या उसकी अपेक्षा में भी किसी ने नोबेल प्राइज मोदी जी को अनाउंस किया या फिर भारत को एक परमानेंट सीट के बारे में बात किया? ये सब बातें करने के लिए बहुत बढ़िया चीजें हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है, नहीं चाहिए हमको फेल्ड द सिस्टम। वेस्ट स्पॉन्सर्ड सर्टिफिकेट, वेस्ट स्पॉन्सर्ड अवार्ड्स नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सर आप मेरे को बताइए, जो पाकिस्तान भारत पे टेरर अटैक्स करता है, क्या भारत ने उसकी रिप्रेजेंटेशन यूएन में दी आज तक की? नहीं। लाखों लोग, हजारों लोग मर चुके हैं। यूएन ने क्या किया इसके ऊपर? यूएन ने क्या इंपैक्ट्स लगाए पाकिस्तान के ऊपर अभी तक? अमेरिका ने क्या किया, बताइए ना मुझे। अमेरिका ने भारत की स्थायी सदस्यता की कितनी बार वकालत की? आप अगर यूएनएससी की बात कर रहे हैं, कितनी बार वकालत की? अमेरिका ने कहा कि यूएनएससी में भारत की परमानेंट सीट होनी चाहिए। और जो भारत से नीचे वाले देश है, आपको यूएसए ड्रॉ करता है। भी पता है उसे कौन ब्लॉक करता है? चाइना ब्लॉक करता है, मुझे पता है। लेकिन अगर अमेरिका वीटो रखेगा तो चाइना शायद इस बात को इनकार ना करे। देखिए विवेक जी, सिस्टम ही फ्लॉड है। अगर चाइना एक बार भी वीटो करेगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये सिस्टम ही फ्लॉड है। आप दुनिया की 6%, हर छठा पांचवा आदमी भारतीय है, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बिल्कुल सही बात है। आपने डिबेट को एक बहुत अच्छी तरीके से दूसरी दिशा में आप लेते आए हैं कौल साहब। लेकिन वापस लौटते हैं ईरान वर्सेस अमेरिका पर। आपका पॉइंट वैलिड है, ये सिस्टम फ्रॉड है। वहां लोकतांत्रिक सिस्टम होना चाहिए, 3 वर्सेस 2 होना चाहिए। अगर 3 देश किसी बिल के फेवर में है या किसी दस्तावेज के फेवर में है या फिर किसी फैसले के फेवर में, तो उसको लागू किया जाना चाहिए। आई एम कंप्लीटली एग्री एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग विद डिबेट विद यू। मैं माथुर सर कुछ कहना चाह रहे थे आपको, मैं माथुर सर के पास जा रहा हूं, फिर वापस लौटता हूं माथुर साहब तिवारी सर के पास। माथुर सर, देखिए वही मैं कह रहा था कि वी आर डायग्रेसिंग। मैं आपको एक दो चीजें साफ बताना चाहता हूं कि अमेरिका, ये जो ईरान में हो रहा है उससे अमेरिका को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? अगर ईरान में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है तो क्या बांग्लादेश का नक्शा उनको नजर पता नहीं है अमेरिका को? क्या उनको मालूम नहीं है कि बांग्लादेश कहां है? क्या उनको मालूम नहीं है कि पाकिस्तान में बलूचों के साथ क्या हो रहा है? क्या उनको मालूम नहीं है कि केमिकल वॉरफेयर का अटैक किया जा रहा है बलूचों के ऊपर? क्या उनको मालूम नहीं है कि F-16 से खैबर पख्तूनख्वा में केपीके में लगातार महिला और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है? एक मिनट विवेक, कौन सी दुनिया की देश ऐसी है जो कि F-16 जैसे फाइटर को अपने खुद के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है?
और उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि इन लोगों को उस पाकिस्तान का ईरान के खिलाफ उनको उनको इस्तेमाल करना है, उन लोगों को इस पाकिस्तान का चीन के खिलाफ इस्तेमाल करना है, उन लोगों को इन पाकिस्तान का अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना है। यहां तो गैस भी नहीं है पूर्णिमा जी को मैं बता दूं। ये जो गैस का झांसा देकर के आए हैं असीम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप को, वो बहुत बड़ा फार्स, दैट इज फ्रॉड। तो ये तमाम चीजें आपको समझने की जरूरत है। ये सेलेक्टिव पुलिसिंग। और अभी भी दोबारा उन्होंने, धीरज साहब ने बात करी ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड एक सॉवरेन कंट्री है, किसी अमेरिका को, किसी दूसरे देश को उसके ऊपर कब्जा करने का हक नहीं है, फुल स्टॉप। हर वहां पर आपको लोग पब्लिक की वो ओपिनियन भावना चाहिए। अमेरिका बांग्लादेश में कुछ और चाहिए, नेपाल में कुछ और चाहिए, ये तमाम चीजें। अब बात ईरान की है। ईरान हैज गिवन ए वेरी पावरफुल सिग्नल, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए विवेक। जो अमेरिका का ऑयल टैंकर जो बहरीन जा रहा था, उसको जिस प्रकार से घेर करके उन्होंने एक किनारे पे किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जिस प्रकार से उनके ड्रोन से, और वो जो मिसाइल जिसकी हम बात कर रहे थे, अबू मेहंदी मिसाइल, उससे वो 2600 किलोमीटर उसकी रेंज है। अबू मेहंदी, आप नाम की बात कर रहे थे, आप चाहें तो मैं उसका इतिहास बता सकता हूं, वो हमारे स्कोप से बाहर है। लेकिन ये बात समझने की है कि आज अमेरिका को ये पता पड़ गया है कि ये कुछ मुश्किल से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और पूरी जो बातचीत, जो ड्रामा जिस चीज के लिए शुरू हुआ था मानवाधिकार हनन के लिए, वो बात खत्म हो गई है। उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं चल रही है। जो ड्रामा शुरू हुआ था मिसाइल के ऊपर, ईरान ने बात करने से मना कर दिया है। जगह ईरान ने अपनी शर्तों के हिसाब से बदली करवा ली है, और ये उन्होंने साफ मना कर दिया है कि इसमें ना कोई पाकिस्तान होगा, ना कोई और अरब मुल्क होगा। वन ऑन वन डायरेक्ट बात करेंगे अमेरिका से। तो ये तमाम चीजें ईरान की शक्ति, ईरान की ये रिजॉल्व अबू को मेहदी के बारे में जरा बताइएगा सर। अबू मेहदी क्या चीज है, कौन सी बला है? देखिए, अबू मेहदी एक बहुत पावरफुल मिसाइल है। ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। अबू मेहदी का नाम की बात कर रहा था मैं। अबू मेहदी का नाम, एक ही वाज ए इराकी जनरल। जब कासिम सुलेमानी को मारा गया था, उनके साथ ये भी शहीद हुआ था इनके हिसाब से। अच्छा, उन्हीं के नाम पर रखा गया। ये उसके नाम पे, क्योंकि वो एंटी अमेरिकन, उसमें पूरी तरह से लगातार उसके उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा था। देखिए, तो ये वजह उसके, ये उस समय, ये आज की बात नहीं है, 2020 की बात कर रहा हूं, 2020 की बात कर रहा हूं। तब से उनको पता है कि इस मिसाइल की आवश्यकता उनको उन्हीं के खिलाफ पड़ेगी, कैसे इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल। मैं बिल्कुल। तिवारी सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी थोड़ी देर पहले इस डिबेट में उठी, कि चीन जो है वो रियल टाइम डेटा ईरान के साथ शेयर कर रहा है। ये कितना खतरनाक है यूएस के लिए? थी ईरान के पास, चीनी नहीं कर रहा, रशिया भी करेगा जरूरत पड़ेगी तो। अच्छा, इसी स्टार लिंक की इंफॉर्मेशन की वजह से जो रशिया को शुरू में नुकसान हुआ, काफी जहाज मारे गए जस्ट बिकॉज ऑफ स्टार लिंक जो उन्होंने यूक्रेन को दी थी। तो सब लोग वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी। देखिए, खाली एक ही चीज कमी थी ईरान के पास, वो चाइना और रशिया पक्का हेल्प करेगा, क्योंकि करना ही पड़ेगा, करेंगे। और उसकी हेल्प से तो ये डिस्ट्रॉय। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, क्रूज मिसाइल्स के इफेक्ट ऑन यूएसएस को। क्रूज मिसाइल जो 7-8 मैक्स स्पीड से चलती है, तो एक हीट का फ्रिक्शन की वजह से प्लाज्मा क्रिएट कर लेती है। उस प्लाज्मा के अंदर इलेक्ट्रोनिक मैग्नेटिक वेव्स कैन नॉट पेनिट्रेट। एक और दो को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन अगर बल्क में आई मोर देन 10, आपका ये अब्राहम विल डेफिनेटली गो इनटू द बॉटम ऑफ द अरेबियन सी वेयरएवर इट इज। ये उनको समझ में आ गया है। अब पहली बार ही वापस जाना, पहली बार नहीं जाएंगे। 1971 में भी ये बे ऑफ बंगाल से वापस गए थे। हाँ, कोई ऐसे कोई इज्जत नहीं आई। लेकिन इनका जो सेलेक्टिव, जैसा भी माथुर साहब बता रहे थे, सेलेक्टिव पॉलिसिंग जो है, अब ये ऑफ सिंदूर के बाद क्या किया उन्होंने, मुल्ला इब्राहिम का पूरा कटोरा भर दिया, और उस कटोरे में जो डाला, उस कटोरे का क्या किया उन्होंने? मुल्ला इब्राहिम नहीं सर, मुल्ला मुनीर है वो। हाँ, मुनीर साहब ने क्या किया, उस कटोरे में डाला था उसको, तो सॉरी, उनको मालूम था उस पैसे को कहां यूज किया गया। उनके जितने डिस्ट्रक्शन हुए थे उनको डिस्ट्रॉय किया, और बाकी कुछ जहाज देने के लिए पब्लिक को एक पैसे कोई नहीं मिला। तो ये पाकिस्तान का, अमेरिका का है, जब तक मतलब रहेगा, जब तक मतलब रहेगा। अब पाकिस्तान के तो उनके असेंबली में उनके एक मेंबर ने कहा भी था कि अमेरिका के जितने गंदे काम है पाकिस्तान हमेशा करता आ रहा है, विदाउट एनी थिंकिंग, फॉर ए पर्सनल बेनिफिट। अब ये भी कहता है पाकिस्तान तो गंदा काम करता रहेगा,
लेकिन अब जिस तरीके से बलूचिस्तान में पाकिस्तान में पूरा डिटेल में कवर कर दिया कि सेलेक्टिव पॉलिसी जहां मतलब है ये दुनिया को समझ आ चुकी है। जैसा कॉल साहब बोल रहे थे कि आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, तो अब ऐसी स्थिति में भी अमेरिका नहीं है कि सबको दबा सके और लोग सुने उनकी। तो देखिए ये बात बिल्कुल, ये बात दीपेश तब भी डिबेट में आई थी कल, क्या मुझे याद है कि जो $38 ट्रिलियन के डेट में है वो एक बड़ा वॉर कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और दूसरी तरफ जैसे यूएस ट्रेजरी बॉन्ड को लेकर जो खबर आई थी कि बहुत दुनिया भर में पैनिक है ट्रेजरी बॉन्ड को लेकर, और वो भी सरेंडर के मोड में है, और चाइना सबसे ज्यादा सरेंडर कर चुका है, भारत भी $52 बिलियन सरेंडर कर चुका है पिछले 1 साल में, जापान ने शुरू कर दी है, कई यूरोपियन देशों ने शुरुआत कर दी है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि यूएस को अभी फिलहाल अपनी इकोनॉमी को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, कैसे मजबूत किया जाए, इस पर फोकस करके, न कि भाई ईरान में कैसे घुसकर वहां पर 5 बम गिरा दें, क्यूबा में घुसकर वहां 4 बम गिरा दें, तो वो सरकार अपनी हो जाएगी। पूर्णिमा जी कुछ कहना चाह रही, फिर मैं कौन साहब आपके पास आ रहा हूं। पूर्णिमा जी। डॉक्टर साहब एक बात कह रहे थे कि वहां पे ईरान के अंदर लोगों का गुस्सा है, वो हमें भूलना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात है, सही बात है, लेकिन क्वेश्चन ये वो नहीं आता वहां पे प्रॉब्लम्स है। क्वेश्चन ये आता है कि यूएस कौन है वहां पे जाके दादागिरी दिखाने वाले, है ना। अब सेकंड पॉइंट है, इसी का एक्सटेंशन है। अगर इंडिया में लोग खुश नहीं है, कल जाके अमेरिका जाके उसको इंडिया को दादागिरी दिखा के बोलेंगे वो अपना कंट्री कैसे रन करना है। इट्स नॉट जस्ट इंडिया और ईरान और एनीबडी एल्स, इट्स जस्ट ऑल ओवर द केस। अब 1945 से 2000 तक फॉर 55 ईयर्स में आपने 80 रिजीम चेंज करवाया। पहला रिजीम चेंज आपका 1893 का है, हवाई का। क्वीन लिली यूकोलानी को आपने हटा के अमेरिका के पार्ट कर दिया, हवाई को। अब ये हमारा जो डीएनए है, इस डीएनए के बारे में भी तो हमें बात करना चाहिए। हमारा क्वेश्चन बिकम्स डिप्लोमेसी, इट इज नो लॉन्गर डिप्लोमेसी। लोगों को दिखाई दे रहा है, पहले मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ सर, और कश्मीर में क्या हो रहा था हमें नहीं पता था ना, आपको बंगाल में क्या हो रहा था आपको पता था। अभी सबके हाथ में एक डिवाइस है और सोशल मीडिया है, अब टिकटॉक है, तो इंस्टाग्राम है, सबको समझ में भी आ रही है, थोड़ा थोड़ा सही, लेकिन समझ आ रही है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। ए प्रोपागेंडा हैज बिकम पॉलिसी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप यहाँ पे जाके देखिए, एक ड्रोन की कॉस्ट आपको बताती हूँ, इनकी ड्रोन की कॉस्ट 50,000 सब आपके दर्शकों के लिए। F-35 का यूनिट की कॉस्ट $90 मिलियन है। आप लिटरली आपकी यूनिट, एक $90 मिलियन यूनिट आप यूज कर रहे हो एक ड्रोन, 50,000 के ड्रोन शॉट डाउन करने के लिए। उसकी एक शॉट के लिए 1.5 मिलियन लगता है, और उसकी जो लिटरली उसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है लिटरली आपको 50 तो हो गया फिर हो जाता है। अगर एक इब्राहिम लिंकन पर अटैक हो गया और उधर से 4-5 ड्रोन्स आ गए, फिर तो कौल साहब फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको क्या लग रहा है कौल साहब, ये वॉर आपको दिख रहा है या फिर आपको लग रहा है बातचीत से मसला हल हो जाएगा यहाँ पर? मुझे तो रजीम चेंज दिख रही है अगले 1.5 साल में, ये तो मुझे तो दिख रहा है। अगले 1.5 महीने में, 1.5 साल में? नो, मुझे लगता है क्योंकि जो खुमैनी जी हैं बहुत स्मार्टली डिसीजन कर रहे हैं ऑलरेडी ऑन अ बैकफुट कि भाई निगोशिएशन चलती रहेंगी, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो लोग हैं उनको मत भूलिए। वो इसको माफ करने के लिए है ही नहीं। मुझे जो दिख रहा है, ईरान के लिए एक नया गोल्डन चैप्टर खुलेगा, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग आएंगे, उनके अंदर के लोग ही आएंगे। और वो मुझे लगता है ईरान को काफी प्रोग्रेस, क्योंकि वहां पे हर कुछ है, हर रिसोर्स है, ऑयल है, गैस है, मिनरल्स हैं, आपको जो चाहिए, बड़ी ब्यूटीफुल कंट्री है, हार्ड वर्किंग लोग हैं। सर ये डोनाल्ड ट्रंप ये लाव लश्कर लेकर क्यों गए जब ईरान के अंदर के लोगों को ही काम करना है? देखिए, लाव लश्कर वहां उतारने के लिए नहीं है, दिखाने के लिए है। जैसे आपने बताया, दांत अलग होते हैं, केनाइन होते हैं, मोलर होते हैं, इंसिशंस होते हैं। मैं इसमें लेक्चर नहीं दूंगा, लेकिन कहानी की बात यह है कि ईरान, करेक्ट, तो ईरान के लिए ओवरऑल एज अ कॉमन इरानियन लिविंग देयर, बेटर टाइम विल बी कमिंग, और दैट्स व्हाट आई एम एक्साइटेड अबाउट। ईरान हैज टू बी अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड ग्रोथ स्टोरी। ये इस्लामिक टेररिज्म को स्पॉन्सर करके जितना चलाना था चला लिया। हिजबुल्ला ईरान के ऊपर, इजराइल के ऊपर अटैक, और इंडिया इजराइल के रिलेशनशिप आप मुझसे बेटर जानते हैं। इजराइल का सबसे बड़ा थ्रेट ही ईरान है, उनको एग्जिस्टेंस ही नहीं करना चाहता। क्या आज आप अपने बच्चों को इस दुनिया में रखना चाहेंगे जहां एक देश दूसरे को डिस्ट्रॉय करने पे तुला हुआ है पहले दिन से ही? लाइक व्हाई वुड यू वांट अ रिजीम विद दिस काइंड ऑफ माइंडसेट? तो अब वहां के लोग उठ के आ रहे हैं, अपनी जानों की कुर्बानी दे के सड़क पे आ रहे हैं। तो क्या लगता है, आप दुनिया देख, मतलब तमाशा देख के बैठ के आराम से ईरान की मट्टी पे ली, ईरान का बेड़ा गर्क करने में सबसे बड़ा हाथ आपके ही मुल्क का है। चूंकि आप वहां पर हैं, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन चूंकि आप दिल से हिंदुस्तानी हो तो मेरी बात आप समझ पाइएगा। ईरान पहले से मौजूद है वैसे इजराइल से। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जल्दी से 10 सेकंड में
एक हाँ, बोलिए, सजेशन बोलिए, देता हूँ, यहाँ पे बोलिए। सब बैठे लोगों के पास नेटफ्लिक्स होगा। अगर आप यूएस स्ट्रेटजी और सीआईए पे बात करते हैं, होमलैंड करके एक शो है नेटफ्लिक्स पे, उसको देखिए, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, इंक्लूडिंग चलिए, ऐसे किसी शो को हम प्रमोट तो नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे हुए, लेकिन आपके सजेशन को मैं सिराकों पर रखता हूं। किसी और को तो नहीं कह सकता, मैं पर्सनली इस बात पर जरूर विचार करूंगा। अब तो मेहमान का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खास शो में फिलहाल इतना।